नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा जो रीमान इंटीग्रल चैप्टर चल रहा था, आज हम उसमें आगे करेंगे। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने जो किया था वो हमने जैसे कि पार्टीशन क्या होता है, उसमें नॉर्म ऑफ पार्टीशन हम कैसे निकालते हैं, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन हमने किया था, अपर सम लोअर सम हमने किया था, और साथ में हमने एक ऑसिलेटरी सम भी निकाला था। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दी थी, लेकिन यहाँ पर मैं ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि हमारा जो लोअर सम होता था, हम इसको इस तरह से डिनोट करते थे कि लोअर सम ऑफ एफ ऑफ पी। इसका मतलब होता था कि लोअर सम ऑफ एफ कोरोस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी। इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। तो लोअर सम जो होता है वो आपका होता है समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, एम आर और डेल आर। एम आर आपके पास यहाँ पर क्या है, ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ठीक है, और डेल आर क्या है, ये आपके पास आरथ इंटरवल की लेंथ है। ठीक है, डेल आर। फिर आपके पास जो अपर सम होता था, अपर सम को हम एफ ऑफ पी से लिखते हैं इस तरह से। इसका यहाँ पर जो वैल्यू थी वो समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एम तक, कैपिटल एम आर और डेल आर। तो एम आर आपके पास यहाँ पर क्या होता है, ये आपके पास होता है लिस्ट अपर बाउंड। क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड। और डेल आर आपके पास लेंथ होती है आरथ सब इंटरवल की। ठीक है, इसके साथ ही हमने जो है यहाँ पर ऑसिलेटरी सम किया था। ठीक है, ऑसिलेटरी सम को हमने ओमेगा एफ ऑफ पी से हमने इसको डिनोट किया था। और ये क्या था, ये था आपका अपर सम माइनस में लोअर सम। ठीक है, अपर सम में से जब हम लोअर सम को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका क्या आता था, ये आपका ऑसिलेटरी सम आता था। ठीक है, इसके साथ ही हमने यहाँ पर देखो लोअर सम हो गया, अपर सम हो गया, ऑसिलेटरी सम हो गया। इसी के साथ हमने लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल किया था। तो लोअर इंटीग्रल में आपके पास ये होता था, ये लोअर इंटीग्रल है आपका एफ एक्स डी एक्स। और लोअर इंटीग्रल में आपके पास सुप्रीमम वैल्यू हम लेते थे लोअर सम की। ठीक है, लोअर सम की हम सुप्रीमम वैल्यू लेते थे जहां पर पी आपकी पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर लिखते थे। इसके साथ ही यहाँ पर हमने किया था अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं एफ एक्स टी एक्स। अपर इंटीग्रल में हम इन्फीमम वैल्यू लेते थे अपर इंटीग्रल की, किसकी, अपर सम की। ठीक है, इन्फीमम वैल्यू लेते थे हम अपर सम की, और जहां पर पी आपका पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। ठीक है, इस तरह से हम डिनोट करते थे जहां पर आपके पास अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल, ठीक है, अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल जो है वो आपके पास इक्वल आ जाता था। जहां पर इक्वल आ जाता था हम उसको कॉमन में लिख देते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। और ये आपका क्या होता है, ये आपका रीमान इंटीग्रल होता है। क्या होता था, रीमान इंटीग्रल। ठीक है, तो हमने लोअर सम किया, अपर सम किया था, उसके साथ ऑसिलेटरी सम किया था, और यहाँ पर हमने जो है वो अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल और यहाँ पर इंटीग्रल रीमान इंटीग्रल किया था। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो मैंने ओवरव्यू दिया है जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या किया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो भी मैं कराऊंगी वो आपको टिप्स पर करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स आपको दी हुई मिलेंगी, सीधी आपको एग्जैक्ट थ्योरम दी हुई मिलेंगी, और उन्हीं को जो है वो आपको याद करना है कि क्या क्या थ्योरम जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, आज की इस वीडियो में अपना रीमान इंटीग्रल चैप्टर जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जो है वो सीक्वेंस का चैप्टर करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस का चैप्टर करेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है, उसमें आपके पास रेंज क्या होती है, कांस्टेंट रेंज क्या होती है, डाइवर्ज और कन्वर्ज सीक्वेंस क्या होती है, वो चीज हम करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो लगभग पूछा जाता है, और 1 से लेकर 2 तक प्रीवियस पेपर में भी आपसे पूछा गया था। 2 क्वेश्चन शायद पूछे गए थे। तो ये जो है वो आपकी एक वीडियो में कवर हो जाएगा। देन हम यहाँ पर जो है वो मीट्रिक स्पेस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम करेंगे रीमान इंटीग्रल में हमें जो चीजें याद रखनी है वो चीज आपको मैं यहाँ पर करवाऊंगी, और एग्जैक्ट आपको थ्योरम जो है वो याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है, आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको इस तरह से जो है वो स्टेटमेंट दी हुई मिलेगी कि एफ आपका कोई बाउंडेड फंक्शन है किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। ठीक है, देन आपका जो अपर इंटीग्रल होता है और लोअर इंटीग्रल होता है, इनमें आपके पास कुछ कंडीशंस दी हुई मिलेंगी कि लोअर इंटीग्रल आपका ग्रेटर है या लेस है या फिर इक्वल है अपर इंटीग्रल के। ठीक है, इस तरह से आपको स्टेटमेंट्स दी हुई मिलेंगी। देन आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि आपका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल में आपके पास क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे मिलेगा, आपको ये चीज याद रखनी है कि लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन, कि एफ जो है वो आपका एक बाउंडेड फंक्शन है
ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर आपका कोई फंक्शन बाउंडेड है, देन आपके पास यहाँ पर ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि जो आपका अपर इंटीग्रल जो होता है, आपका जो लोअर इंटीग्रल होता है वो आपका लेस इक्वल होता है अपर इंटीग्रल से। ठीक है, ये चीज आपको जो है वो यहाँ पर याद रखनी है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन मिलेगा कि लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन विच इज ट्रू। फिर वहां पर आपको यहाँ पर जो है वो अपर इंटीग्रल जो है वो लेस दिखा दिया जाएगा, कहीं पर इक्वल दिखा दिया जाएगा, कहीं पर आपका ग्रेटर, कहीं पर स्ट्रिक्ट ग्रेटर दिखा दिया जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अपर इंटीग्रल जो होता है वो आपका बड़ा होता है लोअर इंटीग्रल से। तो आपको ये चीज याद रखनी कि अगर आपका कोई फंक्शन बाउंडेड है देन आपका लोअर इंटीग्रल लेस होगा अपर इंटीग्रल से। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये चीज सीधी आपको याद रखनी है। इसका जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ जो है वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जैक्ट आपसे यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीधी स्टेटमेंट से। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपकी यहाँ पर है डरबोक्स थ्योरम। ठीक है, डरबोक्स थ्योरम है और ये जो है वो आपकी डरबोक्स थ्योरम जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इससे भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है कि डरबोक्स थ्योरम स्टेट्स एस, इस तरह से देके आपको नीचे इसकी स्टेटमेंट दे दी जाएगी और बाकी कुछ अलग दे दिया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डरबोक्स थ्योरम जो होती है इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए ये क्या होता है कि आपके पास होता है कि इफ f इज अ बाउंडेड फंक्शन, कि f आपके पास कोई बाउंडेड फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b, देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो के लिए देयर कोरोस्पोंड्स में आपको गिवन होगा डेल्टा ग्रेटर जीरो, सच दैट आपको ये चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है कि यहाँ पर दो कंडीशन होगी कि आपका अपर सम अगर हमें स्ट्रिक्ट लेस दिखाना, ये स्ट्रिक्ट लेस होता है, अगर हमें ये आपका अपर सम जो है वो स्ट्रिक्टली लेस दिखाना है अपर इंटीग्रल से। ठीक है, अपर सम आपको स्ट्रिक्ट लेस दिखाना है अपर इंटीग्रल से, तो इसमें कोई वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन वैल्यू जो हम एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो के लिए लेके चले हैं, ये एप्सिलॉन वैल्यू जो है वो ऐड कर देंगे। सेकंड यहाँ पर कंडीशन होती है लोअर सम की, कि लोअर सम को अगर हमें ग्रेटर दिखाना है लोअर इंटीग्रल से अगर हमें इसे ग्रेटर दिखाना है तो इसमें से कोई एप्सिलॉन वैल्यू हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जहां पर एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो है और कोरोस्पोंड्स डेल्टा ग्रेटर जीरो है, सच दैट आपको ये दोनों चीज याद रखनी है। फॉर ईच पार्टीशन, ये चीज है कि पूरी आपकी स्टेटमेंट है डरबोक्स थ्योरम की कि फॉर ईच पार्टीशन पी ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी विद आपके पास यहाँ पर जो पार्टीशन जो होती है आपकी, इसका जो नॉर्म की जो वैल्यू होती है वो आपकी लेस डेल्टा होगी। ये स्टेटमेंट है आपकी डरबोक्स थ्योरम की। तो ये डरबोक्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है आपको सीधा ऐसे पूछ लिया जाएगा कि डरबोक्स थ्योरम स्टेट्स एज, फिर आपको यहाँ पर ये इनमें से कोई एक कंडीशन दे दी जाएगी या फिर दोनों दे दी जाएगी। तो ये दोनों आपको याद रखनी है कि अपर सम जो है वो लेस होता है अपर इंटीग्रल में प्लस एप्सिलॉन से, और लोअर सम आपका ग्रेटर होता है लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है और ये कंडीशन भी आपके साथ होंगी कि f आपका बाउंडेड होना चाहिए, देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो के लिए एंड देयर कोरोस्पोंड्स डेल्टा ग्रेटर जीरो, सच दैट आपकी दो कंडीशंस होंगी। ठीक है, बाकी सीधा अगर डरबोक्स थ्योरम में आपको पूछ लिया जाए कि स्टेट्स और आपके ऑप्शन में ये चीज डाली हुई है, देन आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीजें जो है वो किस तरह से आपकी ट्रू होती है। लेस का साइन होगा तब ट्रू है या ग्रेटर का साइन है तब ट्रू है, ये चीज आपको एग्जैक्ट अपने दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको याद रखनी है। फर्स्ट थी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f बाउंडेड है देन आपका लोअर इंटीग्रल जो है वो लेस होता है अपर इंटीग्रल से। डरबोक्स थ्योरम है कि अगर हमें अपर सम को लेस दिखाना है तो अपर इंटीग्रल में कोई एप्सिलॉन वैल्यू ऐड कर दो, और लोअर इंटीग्रल को अगर हमें ग्रेटर दिखाना है तो लोअर इंटीग्रल में माइनस एप्सिलॉन कर दो। तो ये चीज आपकी डरबोक्स थ्योरम की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी डरबोक्स थ्योरम। इसके साथ ही आपको यहाँ पर क्रोलरी करनी है। वो क्रोलरी क्या है वो देखो, क्या चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास इफ f इज बाउंडेड, कि अगर f आपको बाउंडेड फंक्शन दे रखा है, ठीक है, कि f आपके पास क्या है बाउंडेड फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b, कि क्लोज्ड इंटरवल a b पर आपका फंक्शन f जो है वो बाउंडेड है, देन आपको ये चीज याद रखनी है कि लिमिट पार्टीशन ऑफ p अगर टेंड करेगा जीरो को, अगर पार्टीशन p टेंड्स करेगा जीरो को, और अपर सम ये आपका इक्वल होगा अपर इंटीग्रल के। ठीक है, किसके इक्वल होगा अपर इंटीग्रल के, जहां पर आपका पार्टीशन p जब टेंड करता है जीरो को, देन आपके पास यहाँ पर n जो होगा वो टेंड करता है इनफाइनाइट को। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो लिमिट पार्टीशन p टेंड्स टू जीरो अपर सम, ये आपका इक्वल हो जाएगा अपर इंटीग्रल के। सेम इसी तरह लिमिट पार्टीशन p जो है वो टेंड करेगा जीरो को लोअर सम में,
लोअर सम, तो वहां पर आपका ये इक्वल हो जाएगा लोअर इंटीग्रल के। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि लिमिट अपर सम जो है वो अपर इंटीग्रल के इक्वल होता है, और लिमिट पार्टीशन p टेंड्स टू 0 लोअर इंटीग्रल आपके लोअर सम आपके लोअर इंटीग्रल के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपका लिमिट पार्टीशन p टेंड्स टू 0 अपर सम अपर इंटीग्रल के इक्वल होता है, और लिमिट पार्टीशन p टेंड्स टू 0 लोअर सम आपका लोअर इंटीग्रल के इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों आपकी क्रोलरी हैं, ये आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास जो नेक्स्ट है वो आपकी कंडीशंस है इंटीग्रेबिलिटी की। ठीक है, कि कंडीशंस हैं आपकी किसकी, तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है, इंटीग्रेशन की जो है वो यहाँ पर आपके पास कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन में आपको थ्योरम ही दे रखी है, और जो ये कंडीशंस हैं ये आपके पास दो फॉर्म है इसकी, दोनों फॉर्म में आपकी जो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट है, नेसेसरी या सफिशिएंट आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ, या फिर आप कह सकते हो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है आपकी ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फॉर ए बाउंडेड फंक्शन, ये आपके पास जो है ये चीज दे रखी कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब है कि आपके पास दो चीज यहाँ पर गिवन होगी, अगर वो होगी तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि फर्स्ट है तो सेकंड सेटिस्फाई, सेकंड है तो फर्स्ट सेटिस्फाई। ठीक है, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दे रखी है आपको कि फॉर ए बाउंडेड फंक्शन, कि आपके पास एक बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b जो है वो आपका इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा, इंटीग्रेबल। ठीक है, इंटीग्रेबल होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, कि कोई फंक्शन आपका बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कहने का मतलब क्या है कि आपका बाउंडेड फंक्शन है जो इंटीग्रेबल होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, इज दैट फॉर ईच, ये चीज आपकी साथ रहेगी, दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन p ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b सच दैट, आपको ये चीज याद रखनी है कि जो आपका ऑसिलेटरी सम मैंने आपको बताया था, ऑसिलेटरी सम क्या होता है, अपर सम में से जब हम लोअर सम सब्सट्रैक्ट करते हैं, अपर सम में से लोअर सम सब्सट्रैक्ट करते हैं, वो आपका क्या आता है, ये हम इसी को इसी तरह से तो डिनोट करते हैं, इसको हम ओमेगा एफओपी, यानी कि आपका ऑसिलेटरी सम होता है, वो ऑसिलेटरी सम जो है वो आपका लेस होगा एप्सिलॉन से। ठीक है, यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में आपके पास कैसे चलेगा, अगर आपको यहाँ पर ये दे रखा है कि अगर आपकी कोई पार्टीशन p क्लोज्ड इंटरवल a to b है, और अगर आपका ऑसिलेटरी सम लेस देन एप्सिलॉन है, तो आपका ये जो फंक्शन होगा, बाउंडेड फंक्शन जो होगा, ये आपका इंटीग्रेबल होगा इस क्लोज्ड इंटरवल a b पर। और अगर आपका कोई बाउंडेड फंक्शन इंटीग्रेबल दे रखा है क्लोज्ड इंटरवल a to b पर, तो आपका ये ऑसिलेटरी सम जो है ये आपका लेस होगा एप्सिलॉन से। ठीक है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर 0 की कंडीशन साथ में चलेगी। तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में ये दोनों चीजें जो है वो आपको याद रखनी है कि फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, देन आपका यहाँ पर ऑसिलेटरी सम जो है वो लेस एप्सिलॉन होगा, अगर लेस एप्सिलॉन यहाँ पर ऑसिलेटरी सम दे रखा है तो आपका फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। कंडीशन क्या है, यहाँ पर सीधी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ए बाउंडेड फंक्शन, a bounded function is to be integrable on closed interval a to b is that for each epsilon greater 0 then the partition p, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी पार्टीशन p क्लोज्ड इंटरवल a b पर, देन आपका ऑसिलेटरी सम जो है वो आपका लेस होगा एप्सिलॉन से। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। जो इसी थ्योरम की जो सेकंड आपके पास फॉर्म है, वो फॉर्म देखिए क्या है, ये फॉर्म आपको अच्छे से करनी है, दोनों ही अच्छे से करनी है। क्या है कि अ बाउंडेड फंक्शन, कि अगर आपके पास एक बाउंडेड फंक्शन f इज इंटीग्रेबल, कि ये अगर आपके पास इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b, क्लोज्ड इंटरवल a b पर इंटीग्रेबल है, देन आपके पास ये भी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में है कि इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर 0, एप्सिलॉन ग्रेटर 0 की कंडीशन यहाँ पर चलेगी, और साथ में यहाँ पर क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो देयर कोरोस्पोंड्स, यहाँ पर क्या होगा, देयर कोरोस्पोंड्स डेल्टा ग्रेटर 0 सच दैट, ये चीज आपको याद रखनी है, सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन p ऑफ क्लोज्ड इंटरवल a b, कि ये जो है वो आपकी हर एक पार्टीशन p क्लोज्ड इंटरवल a b पर विद, आपको ये चीज भी याद रखनी कि जो नॉर्म ऑफ जो p होगा वो आपका लेस होगा डेल्टा से।
क्या कंडीशन है, सेकंड फॉर्म है इसमें एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो। तो देखो फर्स्ट फॉर्म में आपके पास था, यहाँ पर आपके कोरोस्पॉन्ड चलेगा डेल्टा ग्रेटर जीरो, और जो नॉर्म ऑफ पी जो होगा यानी कि पार्टीशन जो पी है उसका नॉर्म हम निकालेंगे वो आपका लेस किससे होगा, डेल्टा से होगा। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पर जो आपका ऑसिलेटरी सम है, ऑसिलेटरी सम जो है वो आपका किससे लेस होगा, वो आपका एप्सिलॉन से लेस होगा। ठीक है, अपर सम माइनस लोअर सम जो है वो लेस होगा एप्सिलॉन से। ठीक है, तो दो फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म में तो आपका एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो के लिए कंडीशन है, सेकंड में आपका डेल्टा ग्रेटर जीरो है, और आपका पार्टीशन पी जो है उसका नॉर्म लेस देन डेल्टा है। पार्टीशन पी हम यानी कि नॉर्म ऑफ पी कैसे निकालते थे, हम सबकी लेंथ निकालते थे, जितने भी आपके पास पार्टीशन होंगी उनकी लेंथ में सबसे जो बड़ी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है आपकी सब इंटरवल्स की, वो आपका नॉर्म ऑफ पी होता है। वो आपका लेस किससे होना चाहिए, डेल्टा से होना चाहिए। डेल्टा आपका ग्रेटर जीरो है, देन आपका ऑसिलेटरी सम लेस देन एप्सिलॉन होगा। कहने का मतलब क्या है कि चीज आपकी इंटीग्रेबिलिटी और ऑसिलेटरी सम के बीच में ही यहाँ पर रिलेशन है कि अगर आपका फंक्शन इंटीग्रेबल होगा देन आपका ऑसिलेटरी सम लेस एप्सिलॉन होगा, और जहां पर आपका ऑसिलेटरी सम लेस एप्सिलॉन होगा वहां पर आपके पास इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस जो है वो आपको यहाँ पर रिलेशन बनाकर इन चीजों को जो है वो आपको याद करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 4 थ्योरम हो गई, और 4 थ्योरम से जो है वो आपके पास जो वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस में आपके पास जो ये फर्स्ट कंडीशन है इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, आपको गिवन था क्वेश्चन में कि एफ आपका कोई इंटीग्रेबल फंक्शन है देन विच इज ट्रू। आपके पास वहां पर ये 4 गिवन था, कोई ग्रेटर दे रखा था, कोई लेस दे रखा था, कोई अपर सम लोअर सम की इक्वल दे रखा था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी कि अगर आपका कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है देन आपका ऑसिलेटरी सम का कहने का मतलब लोअर सम माइनस में अपर सम माइनस में लोअर सम जो है वो आपका लेस होगा एप्सिलॉन से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरम भी आपकी सेम एग्जैक्ट यही है, बस यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि अगर आपके पास जैसे आपका लोअर सम होता है, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका लोअर सम है, ये आपका लोअर सम है, और ये आपका अपर सम है। ठीक है, लोअर सम और अपर सम के बीच में, लोअर सम और अपर सम के बीच में अगर आपके पास कोई आई नंबर, अगर इनके दोनों के बीच में कोई आई नंबर आ जाए देन आपके पास यहां पर क्या कंडीशन होगी, वो चीज आपको याद रखनी है। तो देखिए यहां पर आपके पास थ्योरम क्या है कि अगर ए बाउंडेड फंक्शन के बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल, ठीक है, ये आपका क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा, इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में यहां पर आपके पास हर एक जो है वो थ्योरम चलेगी, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में ही जो है वो लगभग थ्योरम पूछी जाती हैं। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है कि ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर आई, कि एक नंबर जो है वो आपका एग्जिस्ट करेगा जिसको हमने आई से डिनोट किया है फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। ठीक है, पार्टीशन पी जो है वो आपका यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा कि इस पर क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, सच दैट आपको ये चीज याद रखनी है कि अपर सम जो होगा, अपर सम अगर उसमें से हम वो नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसका मोड करेंगे वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, एंड आपके पास उस नंबर में से लोअर सम को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो मोड होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, यहां पर क्या मैंने थ्योरम बताई है कि एक बाउंडेड फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर कि अ बाउंडेड फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर, आपके पास एक नंबर एग्जिस्ट करेगा आई फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो के लिए, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी सच दैट, आपको ये चीज याद रखनी है कि अपर सम जो होगा उसमें से अगर वो नंबर आई हम सब्सट्रैक्ट करेंगे उसका मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा, और आई में से अगर हम लोअर सम सब्सट्रैक्ट करेंगे उसका मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर ये कंडीशन आपको दे रखी है तो फंक्शन आपका इंटीग्रेबल होगा, और अगर फंक्शन आपका इंटीग्रेबल है देन आपको ये चीज याद रखनी है। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर तो फंक्शन इंटीग्रेबल है, देन आपके पास बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पर आ गई, जो पिछली जो थ्योरम्स थी उनमें यहाँ पर और कंडीशंस थी, बस आपको वहां पर जो है वो ऑप्शन के अनुसार डील करना है कि आपका फंक्शन इंटीग्रेबल कब होगा, कौन कौन सी वहां पर कंडीशन होगी। ठीक है, अगर आपको वहां पर लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और उनसे रिलेटेड अगर यहाँ कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आपको उसके साथ जाना है, और अगर
इस टाइप से अगर आपको ऑप्शन डाल दिया जाए तो इसके साथ जाना है। ऑसिलेटरी सम के साथ डाल दिया ऑप्शन तो आपको ऑसिलेटरी सम के साथ जाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको सारी जो है वो याद रखनी है, क्योंकि आपका फंक्शन इंटीग्रेबल होगा हर एक कंडीशंस पर, कि अगर ये कंडीशन है तो आपका फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, अगर ऑसिलेटरी सम लेस देन एप्सिलॉन है तो आपका फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। तो फंक्शन इंटीग्रेबल तो होगा, लेकिन ये कंडीशन आपको ज्यादा याद रखनी है, जो फंक्शन तो आपका इंटीग्रेबल होगा ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है आपकी इंटीग्रेबिलिटी पर आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, ठीक है। वो क्या है, आपको सीधा याद रखना है कि अगर आपका कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b is integrable ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तो वो आपका इंटीग्रेबल होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, ठीक है। लेकिन कन्वर्स नॉट ट्रू, कि कन्वर्स जो होगा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि कन्वर्स जो है वो आपका ट्रू नहीं होता। ये आपका जरूरी नहीं है कि आपका कोई फंक्शन इंटीग्रेबल हो तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो आपका इंटीग्रेबल होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो इंटीग्रेबल होगा, लेकिन अगर कोई इंटीग्रेबल फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, कन्वर्स नॉट ट्रू, ठीक है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो देखिए यहां पर मैं लिख देती हूं क्या है कि अ बाउंडेड फंक्शन हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b is integrable on closed interval a to b। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई बाउंडेड फंक्शन है और अगर उसके पास फाइनाइट नंबर है आपके डिसकंटिन्यूटी के, जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन है जो कि आपको वहां पर इस तरह से क्वेश्चन जैसे आपने 12th में किया होगा कि आपके पास कोई फंक्शन होता है और वो किसी पॉइंट पर आपका डिसकंटिन्यूस बन रहा है, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूटी नहीं होती है किसी सम पॉइंट्स पर। तो अगर वो पॉइंट्स अगर आप फाइनाइट है, गिन सकते हो कि किस किस पॉइंट्स पर ये आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस बन रहा है, तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आपको पता है कि कौन कौन से पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूट बन रहा है, अगर फाइनाइट है तो आपका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। तो ये आपको सीधी स्टेटमेंट याद रखनी है कि अ बाउंडेड फंक्शन हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि अगर आपके पास फाइनाइट नंबर है डिसकंटिन्यूटी के, देन आपका जो फंक्शन होगा वो इंटीग्रेबल होगा क्लोज्ड इंटरवल a to b, ठीक है। सेकंड थ्योरम जो है वो सेम एग्जैक्ट इसी टाइप से है, बस आपको यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कि एक बाउंडेड फंक्शन f जो है वो आपका इंटीग्रेबल होगा आपका क्लोज्ड इंटरवल a to b पर इफ ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, इफ द सेट ऑफ इट्स पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि सेट ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हैं, लेकिन अगर वो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट जो आपके बन रहे हैं उनके पास अगर एक लिमिट पॉइंट है, कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट है तो हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या था कि अगर आपके पास डिसकंटिन्यूटी पॉइंट अगर आपके पास फाइनाइट है तो आपका फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। सेकंड में क्या कहता है कि सेकंड में ये कहता है कि आपका फंक्शन इंटीग्रेबल होगा अगर आपके पास मान लीजिए डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उन डिसकंटिन्यूटी पॉइंट के पास अगर एक लिमिट पॉइंट है, कि लिमिट पॉइंट अगर फाइनाइट है, 1 है 2 है, यानी फाइनाइट लिमिट पॉइंट है, तो हम कहेंगे कि आपका फंक्शन जो है वो आपका इंटीग्रेबल है, ठीक है। ये चीज जो है देखिए फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो आप समझ गए, लेकिन ये जो चीज है वो मैं आपको समझा देती हूँ फॉर एग्जाम्पल। यहां पर क्या है
आपको ये देखना है कि लिमिट पॉइंट कैसे बनेगा। लिमिट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इनफाइनाइट मैनी नंबर्स किसी एक ही पॉइंट्स के पास जो इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाए, वो आपका क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। इसमें हमने यहाँ पर सीखा लिमिट पॉइंट, जैसे हमने 0 और 1 का लिया था। अगर हम यहाँ पर 0 की बात करें तो बहुत सारे नंबर्स हैं जो यहाँ पर 0 के पास आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि इनफाइनाइट मैनी नंबर्स यहाँ पर जो है वो आपके इस ए में जो है वो कंटेन करेंगे, लेकिन इस नेबरहुड के यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में तो नहीं है, लेकिन राइट साइड में आपके पास इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं। देन आपका 0 क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है इस ए के लिए। ठीक है, तो यही बात है कि अगर आपके पास फाइनाइट नंबर्स आ जाए लिमिट पॉइंट के, देन हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन आपका इंटीग्रेबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास fx फंक्शन दे रखा है इस टाइप से कि 1/2 रेज़ दी पावर n, व्हेन आपके पास जो x होगा, ये जो x होगा वो 1/2 रेज़ दी पावर n+1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 रेज़ दी पावर n के बीच में आपका के बीच में यहाँ पर फंक्शन लाई कर रहा है। और n की वैल्यू आप जो है वो 0, 1, 2 कहीं तक भी जो है यहाँ पर पुट कर सकते हो। 0 से लेकर स्टार्ट हो रहा है और आपके यानी कि होल नंबर है n, आपका यहाँ पर कोई होल नंबर वैल्यू है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, और आपके पास 0 होगा तब जब आपका x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तब आपका फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। ये चीज दे रखी है। अब हमें ये दिखाना है कि ये आपका फंक्शन इंटीग्रेबल है या फिर नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपको fx फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो fx फंक्शन दे रखा है तो हमें यहाँ पर पहले क्या चीज कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि ये आपका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, तो इसके बहुत सारे बनेंगे हैं। ठीक है, इसके डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आपके बहुत सारे बनेंगे, लेकिन हमें क्या दिखाना है, इनका लिमिट पॉइंट दिखाना है। तो लिमिट पॉइंट अगर आपके पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगा कोई, तो हम कहेंगे हमारा क्या है, हमारा फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही कि आप पहले क्या करोगे, n की जगह आप 0 पुट करोगे। तो मैं जब यहाँ पर n की जगह 0 पुट करूंगी तो 2 की पावर आपके पास 0, 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/1 क्या आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास फर्स्ट वैल्यू आपके पास 1 आएगी। 1 अगर होगी तो आपके पास x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 1 रखेंगे, सॉरी 0 रखेंगे तो 0 प्लस में 1, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, लेस आपके x और लेस इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 0 रखेंगे तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1/1 1। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर आप 1 रखोगे, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो 1/2 हो जाएगा, जहां पर आपके पास जो है वो 1/2 रेज़ दी पावर 2 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 रेज़ दी पावर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो 2 रखो, तो 2 रखेंगे तो 1/2 रेज़ दी पावर 2 हो जाएगी, जहां पर आपके पास x किस किस के बीच में लाई करेगा, यहाँ पर 2 रखोगे तो 3 हो जाएगा, लेस देन x लेस देन आपके पास यहाँ पर 2 रखोगे तो 1/2 रेज़ दी पावर 2 हो जाएगा। इस तरह से कहने का मतलब क्या है, लास्ट में आपके पास जो है वो n वैल्यू आएगी 1/2 रेज़ दी पावर n। तो ये आपके पास कहाँ लाई करेगा, n, यहाँ पर n पुट करेंगे तो सेम आ जाएगा, n+1 लेस देन x और लेस देन इक्वल्स टू 1/2 रेज़ दी पावर n। और जहां पर हमने x की वैल्यू 0 रखेंगे तो वहां पर आपका 0 ही होगा। ये फंक्शन साथ में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो fx फंक्शन जो आया है, यहाँ पर हमने fx को सोल्व किया। fx को सोल्व करिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास fx की जो वैल्यू वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही है। तो देखो 0 तो आपके पास यहाँ पर कि जो आपका fx फंक्शन है वो अगर आपके पास 0 है तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। देन आपके ज्यादा से ज्यादा बड़ी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो यानी कि आपके पास fx की वैल्यू भी किसके अंदर बिलोंग कर रही है, fx की वैल्यू जो है वो भी आपकी 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रही है, जहां पर x आपका 0 1 के अंदर बिलोंग कर ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि आपके पास जो पॉइंट्स हैं ये आपके डिसकंटिन्यूट पॉइंट हैं। तो यहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस तो है क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पे। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पे आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। किस किस पॉइंट्स को छोड़कर, ये जो आपके पास यहाँ पर बनेंगी इन पॉइंट्स पर आपका फंक्शन जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। ठीक है, ये फंक्शन जो है जैसे कि 1/2, फिर 1/2 रेज़ दी पावर 2, फिर 1/2 रेज़ दी पावर 3, इस तरह। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर हमने fx वैल्यू, यहाँ पर fx वैल्यू आपके पास है, हम यहाँ पर ले रहे हैं। जब हमने यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखी तो आपके पास क्या आया, 1 आया, यानी कि ये आपके पास क्या है, 1 है। फिर हमने यहाँ पर n की पावर 1 रखी थी तो वहां पर आपके पास 1/2 रेज़ दी पावर 1 आया। फिर आपके पास यहाँ पर 1/2 रेज़ दी पावर 2 आया। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर 1/2 रेज़ दी पावर 3 आया। इनके बीच में आपके पास 1/2 की पावर 1 है, इसकी मतलब यहाँ पर 1/2 आएगा। फिर यहाँ पर आपके पास बीच में आपके पास 1/2 रेज़ दी पावर 2 पर आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है।
ठीक है, यानी कि इन 20 के इंटरवल में आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो आपके पास जैसे कि आपका इंटरवल 0 से 1 है, तो जैसे जैसे हम 0 के पास आएंगे तो यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट मैनी नंबर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। 0 के पास जैसे ही हम जाना स्टार्ट करेंगे आपकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगी, लेकिन 0 की तरफ टेंडेंसी बनने की टेंडेंसी आपके पास ये n रखेगा। तो 1/2n जो है ये आपकी 0 बनने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए आपका 0 क्या हो जाएगा, 0 आपका एक लिमिट पॉइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो 0 लिमिट पॉइंट बन जाएगा, इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो फंक्शन आपका इंटीग्रेबल होगा कहां से कहां तक, 1/2n से लेकर हम 1 तक हम fx फंक्शन dx फंक्शन लेंगे। यहाँ पर n क्यों, ये हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हम n की वैल्यू सारी पुट कराएंगे, 1 2 3 सब वो यहाँ पर आपके पास फंक्शन आ जाएगा। देन आप यहाँ पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट करके यहाँ पर वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब मैं आपको लिमिट पॉइंट बता रही थी कि कैसे आपके पास लिमिट पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा, और जहां पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा वहां पर आपके पास यानी कि इनफाइनाइट मैनी नंबर्स आए हैं, डिसकंटिन्यूअस के इनफाइनाइट मैनी नंबर्स आए हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी नंबर्स तो आए हैं लेकिन आपके पास 0 के पास बहुत सारे नंबर इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए, देन आपका 0 क्या बन जाएगा, 0 आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो जब आपके पास कोई फाइनाइट नंबर लिमिट पॉइंट बन जाता है तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन आपका इंटीग्रेबल हो जाता है। तो फंक्शन आपका इंटीग्रेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास थ्योरम है वो आपकी इंटीग्रेबिलिटी की ही कंडीशन है, लेकिन ये किस पर है, ये आपके मोनोटोनिक फंक्शंस पे है। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, ये चीज आपको समझनी है। तो देखिए मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है कि किसी डोमेन में जब आपका फंक्शन या तो डिक्रीजिंग हो या फिर इंक्रीजिंग हो, ठीक है, तो वो आपका मोनोटोनिक फंक्शन होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, मोनोटोनिक फंक्शन पे आपके इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन है। ठीक है, इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन क्या है कि आपके पास कोई फंक्शन अगर मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज अ इंटीग्रेबल फंक्शन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपका हर एक बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन आपका क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, कि हर बाउंडेड आपका मोनोटोनिक फंक्शन क्या रहेगा, इंटीग्रेबल फंक्शन रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्जैक्ट आपको सीधा याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि आज की वीडियो जो है वो याद करने से रिलेटेड है, बस आपको याद कैसे रखना है वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चीजें सारी आपको याद रखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट से ही सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस में कराया था कि रिमान सम क्या होता है, तो रिमान सम जो आपका अपर सम होता है, लोअर सम होता है, उसी को रिमान सम भी कहते हैं। ठीक है, रिमान सम भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर रिमान सम आपका एक और तरीके से जो है वो यहाँ पर हम डिनोट करते हैं। वो किस तरह से डिनोट करते हैं, देखिए आपके पास जो आरथ सब इंटरवल था उसकी वैल्यू क्या होती थी, XR-1 और XR। ठीक है, आरथ सब इंटरवल होता है, आपकी कोई पार्टीशन P होती है 0 से लेकर, यानी कि A से B आपकी कोई पार्टीशन होती है। इसमें हमने x0 x1 इस तरह से जो वैल्यू xn इक्वल्स टू B होता है, x0 इक्वल्स टू A होता है। यहाँ पर आपका कोई आरथ इंटरवल होता है XR-1 और XR। ठीक है, इसके बीच में अगर आपके पास कोई XIR वैल्यू आपके पास आ जाती है, कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू इस आरथ सब इंटरवल के बीच में, ठीक है, तो आरथ सब इंटरवल में जब हम यहाँ पर कोई वैल्यू लेते हैं, कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू आती है, देन आपके पास यहाँ पर आपके पास जो रिमान सम का जो फॉर्मूला बनेगा इस XIR से, वो क्या होता है, इस रिमान सम को हम डिफाइन करते हैं कि समेशन R=1 से लेकर n तक f ऑफ XIR, यानी कि आपके पास जो fx फंक्शन होगा उसमें वो वैल्यू हम पुट करेंगे, और डेल आर आपको पता है ये जो आपका आरथ सब इंटरवल होता है इसकी आपकी लेंथ होती है। तो ये आपका रिमान सम का एक नया फॉर्मूला बन गया है कि समेशन =1 से लेकर n तक f ऑफ XIR डेल आर, और इसको रिमान सम को हम डिनोट करेंगे s ऑफ f ऑफ p से, किससे, s ऑफ f ऑफ p। ठीक है, हम s ऑफ f ऑफ p से जो है वो इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको रिमान सम की याद रखनी है कि हम किस तरह से इसको डिनोट करेंगे। एक आप अब यहाँ पर जो है वो एक डेफिनेशन है आपकी इंटीग्रेबिलिटी की आपके पास डेफिनेशन है, वो किससे रिलेटेड डेफिनेशन है वो चीज समझो, क्योंकि इंटीग्रेबिलिटी की जो ये सेकंड डेफिनेशन जो अभी मैं यहाँ पर करवाने जा रही हूँ, इससे जो है वो सीधा एग्जैक्ट पूछा जा सकता है कि आपके पास कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक फंक्शन f है,
कि अ फंक्शन एफ, कि एक फंक्शन एफ इज सेट टू बी इंटीग्रेबल, हम इसको क्या कहेंगे, इंटीग्रेबल कहेंगे किसी क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर, इफ देयर एग्जिस्ट, अगर आपके पास कोई एग्जिस्ट कर जाए, क्या एक नंबर एग्जिस्ट कर जाए, क्या एग्जिस्ट कर जाए, एक नंबर एग्जिस्ट कर जाए आई नंबर एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो देर एग्जिस्ट, और उसके साथ एग्जिस्ट कर जाए आपके पास डेल ग्रेटर जीरो, सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन, ठीक है, सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, की हर एक पार्टीशन पी ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए आपके पास यहाँ पर जो नॉर्म ऑफ पी होगा वो आपका ग्रेटर होगा डेल्टा से, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो की कंडीशन है, डेल ग्रेटर जीरो की कंडीशन है, और नॉर्म ऑफ पी जो है वो आपका ग्रेटर होगा डेल के लिए। फॉर ऑल आपके पास यहाँ पर एक्साई जो है, एक्साई आर आप यहां से डिनोट कर सकते हो, एक्साई आर जो है वो आपका सब इंटरवल में आपके पास यहां पर लाई करेगा, ठीक है। देन आपके पास यहां पर डेफिनेशन क्या बनेगी, जो मैंने आपको रिमान सम कराया है, समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक एफ ऑफ एक्साई आर और डेल आर, इसमें से अगर हम वो आई नंबर जो हमने एग्जिस्ट कराया था कि एक ऐसा नंबर आई एग्जिस्ट करेगा, उसको अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो आपका लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये आपकी इंटीग्रेबिलिटी की सेकंड डेफिनेशन है। इस सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास ये वैल्यू रहेगी कि समेशन जो आपका रिमान सम मैंने यहाँ पर करवाया है उसमें से वो आई नंबर अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो वो आपका लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। आई की जगह आपके पास क्या आ सकता है, क्योंकि आई की जो वैल्यू होती है वो आपके पास ए टू बी एफ डी एक्स होती है, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यानी कि रिमान इंटीग्रल है, ठीक है। ए टू बी एफ डी एक्स आपका रिमान इंटीग्रल ही था, तो यानी कि रिमान सम में से रिमान इंटीग्रल सब्सट्रैक्ट कर दे, उसका मोड करेंगे तो वो लेस देन क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, इंटीग्रेबिलिटी से रिलेटेड है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। इससे आगे जो है वो कुछ थ्योरम्स ऐसी हैं, यानी कि एक तरफ से आपके पास है इस तरह से कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर ये वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं, तो वो फॉर्मूले जो है वो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको जो है वो ज्यादा याद करना भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये फॉर्मूले आपको लिखाऊंगी तो ये चीज जो है वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा फॉर्मूले भी हो जाएंगे। बाकी आपको इंटीग्रेशन, क्योंकि हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने तो बैठ नहीं रहे कि हमें यहाँ पर रिमान से ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको इंटीग्रेशन आता है। आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि आपके पास जैसे ऐसे दे दिया कि 1 से 2 एक्स डी एक्स, ये वैल्यू निकालो, तो रिमान इंटीग्रेशन से अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, जो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूले लिखाऊंगी उसके अकॉर्डिंग, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत लंबा चला जाएगा। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 होगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपके पास यहाँ पर जो है वो हम लगा देंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 अपॉन में 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन में 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 2 जा 4। अगर आप सीधा इसको सोल्व करोगे तो 3/2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा। अलग फॉर्मूले होंगे आपके यहाँ पर कि आपका कोई इंटीग्रेबल फंक्शन है, देन आपके पास यहाँ समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक h f ऑफ a प्लस h, इस तरह से जो है वो कुछ फॉर्मूलेज हैं वो आपको यहाँ पर नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर सीधी याद रखनी है कि आपको इंटीग्रेशन अगर दे दिया जाए तो आप इस तरह जो है वो सीधे यहाँ पर इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है रिमान इंटीग्रल को लेकर, तो वो प्रॉपर्टीज देखिए, हेडिंग डाल लीजिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ रिमान इंटीग्रल, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिमान इंटीग्रल, ये हेडिंग डाल लीजिए। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि प्रॉपर्टी जो है वो आपकी देखी जाए तो ये थ्योरम्स ही हैं। तो ये थ्योरम क्या है कि मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं अब, ठीक है, कि इफ f and g are बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है, बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन, कि आपके पास f और g दो फंक्शन दे रखे हैं, इंटीग्रेबल भी हैं और बाउंडेड भी हैं ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b। पास साथ में ये चीज भी दे रखी, जो आपका fx फंक्शन है वो आपका लेस देन है gx फंक्शन से, जहां पर x आपका बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल a टू b। देन आपके पास यहाँ पर क्या होगा, देखो fx फंक्शन आपका यहाँ पर लेस है gx फंक्शन से, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो रिमान इंटीग्रल होगा a टू b fx dx वो भी आपका लेस होगा रिमान इंटीग्रल g dx से, ठीक है। यानी कि a टू b fx dx इसका इंटीग्रेशन लेस होगा g फंक्शन से, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन भी इनका क्या होगा, लेस होगा क्लोज्ड इंटरवल a टू b जो आपको यहाँ पर दे रखी इसकी आपके लिमिट्स के साथ।
का इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स वो लेस देन होगा इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एक्स से, ठीक है, जब आपका एफ एक्स लेस देन हो जी एक्स से। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इसके साथ ही इसकी क्रोलरी है, वो क्रोलरी आपको करनी है। वो क्या है कि अगर आपके पास एफ एक्स जो है वो कि इफ एफ इज इंटीग्रेबल, कि एफ अगर आपको दे रखा है कि ये आपका इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी एंड साथ में ये चीज भी है कि एफ एक्स जो है वो आपका ग्रेटर इक्वल्स टू है 0 फॉर ऑल क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी के लिए, ठीक है। देन आपके पास ये कंडीशन होगी कि अगर आपके पास फंक्शन इंटीग्रेबल भी है और एफ एक्स फंक्शन जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, देन आपका जो इंटीग्रेशन होगा ए टू बी एफ डी एक्स वो भी आपका ग्रेटर इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये चीज याद रखनी है। इसी के साथ ये तो फर्स्ट क्रोलरी होगी। सेकंड क्रोलरी आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास इफ एफ इज ए नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, अगर आपके पास नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, कि ए टू बी पर अगर आपका कोई फंक्शन नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, और साथ में ये कंडीशन भी दे रखी है कि ए टू बी एफ डी एक्स जो है वो इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, देन आपके पास ये चीज याद रखनी है कि आपके पास वो एफ एक्स फंक्शन भी 0 होगा, तभी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 आएगा फॉर ऑल एक्स आपका बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, साथ में अगर आपका इंटीग्रेशन एफ एक्स फंक्शन का 0 दे रखा है, देन वो 0 तभी होगा जब वो फंक्शन खुद क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्रोलरी आपको याद रखनी है और ये प्रॉपर्टी है आपकी रीमान इंटीग्रल की, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये चीज जो वो आपको नॉर्मल भी पता है, कि मैं यहाँ पर सीधा ही बोल के बता देती हूँ कि इफ अगर आपके पास कोई एफ एक्स फंक्शन है जो इंटीग्रेबल है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर, और सी आपके पास कोई रियल नंबर कांस्टेंट है, ठीक है, सी अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट है, देन सी एफ इज इंटीग्रेबल, देन आपका जो सी एफ होगा यानी कि उस कांस्टेंट वैल्यू की जो कांस्टेंट नंबर है उसकी वैल्यू अगर आप इस एफ एक्स फंक्शन के साथ करोगे तो वो भी आपका क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर। तो वो भी आपका क्या होगा, क्लोज्ड होगा, वो भी आपका क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास वैल्यू है ए टू बी सी एफ डी एक्स, ठीक है, कि कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई डी एक्स है, तो आपको पता है जब आप इंटीग्रेशन करते हो और साथ में अगर मल्टीप्लाई में अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो हम बाहर निकाल देते हैं और ए टू बी एफ डी एक्स हो जाता है, ठीक है, ये चीज हो जाती है। सेम एज इट इज आपको इसी तरह से दे रखा है कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन दे दिया जाए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन दे दिया जाए एफ और जी, दो फंक्शन इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर, देन अगर हम उनको ऐड करेंगे तो वो भी आपके क्या होंगे, इंटीग्रेबल होंगे, kiस पर, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ए टू बी एफ प्लस जी डी एक्स दे रखा है तो हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, एफ डी एक्स प्लस में ए टू बी जी डी एक्स, ठीक है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अगर इसी के साथ अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है इनके मल्टीप्लाई में तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और अल्फा मान लीजिए इसके मल्टीप्लाई में अल्फा है और इसके मल्टीप्लाई में बीटा है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा बाहर आ जाएंगे, इसमें जैसे कि अल्फा हो जाएगा, इसमें बाहर बीटा हो जाएगा, तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। नॉर्मल आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है जो हमने 12th में किया है, तो ये चीज आप यहाँ पर जो है वो कॉमन सेंस से भी इस चीजों को कर सकते हो, ठीक है। कि यहाँ पर साथ में ये है कि अगर इस तरह से अगर आपके पास एफ और जी दो इंटीग्रेबल फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर, देन आपका एफ इंटू जी करोगे वो भी आपका इंटीग्रेबल होगा, और एफ बाई जी करोगे वो भी आपका इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको नॉर्मल करनी है। तो इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज है कि इफ एफ अगर आपके पास कोई इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर एंड एम और कैपिटल एम, ये आपको पता है स्मॉल एम क्या होता है, स्मॉल एम जो होता है ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, और ये जो होता है आपका एम ये आपका लिस्ट अपर बाउंड होता है, ठीक है, ये दोनों आपको पता है रिस्पेक्टिवली। देन आपके पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स फंक्शन जो होगा ये आपके पास लैम्डा इंटू बी माइनस ए होगा, ये चीज आपको याद रखनी है, लैम्डा माइनस बी माइनस ए होगा, जहां पर लैम्डा जो है ये आपका इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड के बीच में आपके पास लैम्डा वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसी के साथ आपके पास एक मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, मीन वैल्यू थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम जो है ये आपकी क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आपके पास एफ कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कि एफ अगर आपके पास कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी,
क्लोज्ड इंटरवल a टू b, देन देयर एग्जिस्ट, अगर आपके पास एग्जिस्ट करे कोई c जो बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल a टू b में, कि अगर कोई c वैल्यू आपकी बिलोंग करती है क्लोज्ड इंटरवल a टू b में, सच दैट, ये चीज याद रखनी है कि a टू b एफ डी एक्स जो है वो आपके पास इक्वल होगा b माइनस ए और एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी का मतलब कि कोई फंक्शन आपको गिवन होगा, उस फंक्शन में वो सी वैल्यू पुट करनी है, तो ये वैल्यू आपकी क्या होंगी, इक्वल होगी। कि इंटीग्रेशन अगर ए टू बी एफ डी एक्स फंक्शन है तो वो आपके पास वैल्यू देगा b माइनस ए एफ ऑफ सी। और ये क्या है, ये आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम है। क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब तो ये जो है वो आपकी सारी प्रॉपर्टीज थी रीमान इंटीग्रल की, और इसको जो है, ये जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई रीमान इंटीग्रल की, इसमें जो है ये इसको अलग नाम दे दिया जाता है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, लेकिन आपकी ये प्रॉपर्टी ही है रीमान इंटीग्रल की, लेकिन इसको अलग नाम दे दिया गया है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए, अब जो टॉपिक है वो क्या है, ये टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। ये क्या है, ये है आपका प्रीमिटिव ऑफ ए फंक्शन, कि ये क्या होता है। अब आपको ये चीज समझनी है कि प्रीमिटिव ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको समझनी है और एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको मैं यहाँ पर ये क्लियर करूंगी। तो देखिए क्या है कि ए फंक्शन, अगर एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन एफ डिफाइंड, कैपिटल एफ है यहाँ पर, डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ फंक्शन है जो आपका डिफाइन है किसी क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर, इज सैड टू बी ए प्रीमिटिव ऑफ ए फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्रीमिटिव ऑफ ए फंक्शन बोलेंगे, प्रीमिटिव ऑफ ए फंक्शन एफ। ठीक है, प्रीमिटिव ऑफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन, जो किस पर डिफाइंड होता है, ये एफ फंक्शन भी आपका क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर ही डिफाइंड होगा। इफ आपके पास अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर हम उस कैपिटल एफ का डेरिवेटिव करते हैं तो उसका एफ एक्स की इक्वल आना चाहिए, फॉर ऑल एक्स आपका बिलोंग होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में। ठीक है, कि अगर आपका एक कैपिटल एफ हमने लिया जो कि आपका डिफाइन है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर, इस कैपिटल एफ को हम प्रीमिटिव कहेंगे किसी फंक्शन एफ जो कि वो भी डिफाइन आपका क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर, देन आपका एफ डैश एक्स जो है वो आपका एफ एक्स हो जाए। क्या हो जाए, एफ एक्स हो जाए। ठीक है, यानी कि उसको आपका जो कैपिटल एफ है उसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो वो आपका स्मॉल एफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा, प्रीमिटिव ऑफ ए फंक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रीमिटिव ऑफ ए फंक्शन होगा। इसके साथ मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको इससे रिलेटेड एक जो है वो थ्योरम करनी है जिसका नाम है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस, ये चीज आपको यहां पर करनी है कि फंडामेंटल थ्योरम है आपकी किस पर, इंटीग्रल कैलकुलस पर। ये आपकी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास एफ कोई इंटीग्रेबल फंक्शन है, कि एफ आपके पास कोई इंटीग्रेबल फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। ठीक है, कोई इंटीग्रेबल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, एंड एफ आपका क्या है, ये कैपिटल एफ है, इज द प्रीमिटिव ऑफ ए फंक्शन, प्रीमिटिव of a function on closed interval a to b, then आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन a to b f dx जो है वो आपका क्या हो जाएगा, f of b यानी कि अपर लिमिट माइनस में f of a यानी कि लोअर लिमिट। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई प्रीमिटिव फंक्शन है, प्रीमिटिव फंक्शन क्या है कि अगर उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जो है वो एफ एक्स के इक्वल आ जाए, देन आपके पास ये फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन आपका इंटीग्रेबल होगा, अगर वो प्रीमिटिव ऑफ ए फंक्शन एफ होगा, देन आपके पास ए टू बी एफ डी एक्स जो होगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये चीज आपको यहाँ पर समझाऊंगी। देखिए क्या है, मान लीजिए आपको यहाँ पर दे रखा है 0 से π/3 cos x dx। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ एक्स फंक्शन cos x दे रखा है, जहां पर ये आपका कॉन्टिन्यूअस है 0 से π/3 के बीच में। ठीक है, आपके पास अगर इस तरह से 0 से π/3 cos x dx दे रखा है, तो आपके पास एफ एक्स दे रखा है ये क्या, cos x। ठीक है, एफ एक्स क्या है, cos x है, जहां पर ये आपका cos x जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/3 के बीच में आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें एफ एक्स वैल्यू इस तरह से लेती हूँ कि आपके पास इस एफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो आपको पता है कि एफ एक्स जो है वो अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स ले लूँ,
एफ एक्स मैंने क्या ले लिया, साइन एक्स ले लिया। अगर मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स करूं, इस एफ एक्स का मैं डेरिवेटिव करूं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है। क्या होता है, कोस एक्स होता है। और कोस एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है। इसका मतलब एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये आपका फंक्शन क्या है, ये आपका प्रिमिटिव फंक्शन है। ठीक है, क्या है, प्रिमिटिव फंक्शन है। इसका मतलब यहाँ पर जैसे 0 से π/3 कोस एक्स dx, इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू सीधी जो है वो निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, एफ ऑफ क्या है, एफ ऑफ हमें निकालना है π/3, यही तो फॉर्मूला। एफ ऑफ बी क्या है आपका पास π/3 माइनस में एफ ऑफ ए क्या है आपके पास, ए आपके पास यहाँ पर 0 है। इसका मतलब एफ ऑफ π/3 यानी कि एफ फंक्शन हमने क्या लिया था, साइन एक्स, यानी कि साइन π/3 माइनस में साइन 0, ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू होगी। अब आपको पता है कि साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि साइन 60 या √3/2, तो ये वैल्यू आपके पास आंसर में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको प्रिमिटिव फंक्शन आपको गिवन होगा, देन आपको ये फॉर्मूला लगाकर आपको इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है वो वैल्यू निकाल लोगे। बाकी आपका सीधा इंटीग्रेशन करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किस तरह से हम यहाँ पर जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा इंटीग्रेशन जो रीमान इंटीग्रल चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम सीक्वेंस से रिलेटेड जो है वो चैप्टर करेंगे और फिर हम मैट्रिक्स स्पेस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।